सीता बहू, अरे ओ सीता बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी दे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी तो महीने भर का घी एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना बस। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। देखो शांति, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहा तो मेरी इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करना होगा मुझे। इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं। वहीं अगले दिन से सीता मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, सीता, ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही है इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, श्याम जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितने प्यार से खाना बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, कितने मच्छर काट रहे हैं। सीता, सीता, एसी क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही सीता जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण श्याम और बाकी घर वाले दिन में देर तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी लेट हो जाता है। सीता, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर श्याम गैर मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीता, वाह सीता, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह सीता बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें कि कभी भी ये औरतें दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। इतना सोचकर सीता मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसे दी? बहन जी, 40 रुपए पाव। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे?
ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह सीता सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान पर जाती है। काका जी, सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा हो ना, वो पैक कर दो 5-5 किलो। लेकिन बेटा, सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर सीता कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती है, अरे शांति बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओहो, 2 करोड़ रुपए? हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो शांति बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों रानी और कौशल्या? हाँ हाँ, सही बात है। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी, पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे हो गए, लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ, माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी, आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सुर्पनेखा थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। अच्छा चलिए, लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जुबान है ना, उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर शांति बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर सीता सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू, जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। सारे मोहल्ले की औरतें चुगली बतलाती हैं और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती हैं। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर सीता जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये कलमुही लाइट को भी अभी जाना था क्या? रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी शांति समझ जाती है कि ये सीता का ही काम हो सकता है। इससे पहले कि शांति कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में ही छिपकली गिरी हुई है। राम राम राम, ये कैसे हुआ? शांति, तूने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है, चलो जल्दी करो। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से रानी की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद सीता सबको सारी बात बताती है। तब तक वहाँ श्याम और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी सीता की कंजूसी के बारे में सुनकर उसे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सीता का पछतावा देख सभी उसको माफ कर देते हैं और सीता अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश में लग जाती है। एक समय की बात है, राधा नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहा करती थी। राधा की मां की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिता रामलाल अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए बचपन से ही राधा ने जैसे तैसे करके घर को संभालना सीख लिया था और जब उसके पिता बिस्तर पर बैठ गए, उसके बाद से राधा सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाने लग गई थी। राधा एक बहुत ही अच्छी दर्जी थी।
वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिला करती थी। केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि गांव के बाहर के लोग भी राधा से लहंगे सिलवाने आया करते थे। राधा, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारी सिलाई के बारे में बड़ा सुना है। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैंने सोचा शादी के लहंगे के लिए तुमसे अच्छा कोई दर्जी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम मेरी बेटी के लिए शादी का लहंगा सिल दोगी? ठीक है, आप कपड़ा दे जाइए और 1 हफ्ते बाद आ जाइएगा। मैं लहंगा तैयार करके रख दूंगी। पर मेरी बेटी की शादी 3 दिन में है। अगर ऐसी बात है तो आप कल ही आ जाइए। मैं रात भर बैठकर आपकी बेटी की शादी का लहंगा तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा पूरी रात काम करके सेठानी की बेटी के लहंगे का काम पूरा कर देती है। राधा एक अच्छी दर्जी होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी थी, परंतु ये सब होने के बावजूद भी वो कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए उसके पास कोई बात करने वाला, साथ रहने वाला और उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही राधा एक दिन सिलाई कर रही होती है कि तभी कैंची की वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। काश कोई मेरे साथ होता जो मेरी चोट पर फूंक मारकर मेरा दर्द कम करता, मेरी चोट पर पट्टी करता। अब लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। ऐसा कहकर राधा खुद ही अपनी चोट पर दवा लगा लेती है। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन राधा जब बाजार से अपने सिलाई का सामान लेने गई होती है, तभी शहर से आए एक लड़के की नजर राधा पर पड़ जाती है और उसे राधा देखते ही पसंद आ जाती है। इसके बाद राधा जैसे ही घर पहुंचती है तो उस लड़के के पिता राधा के घर पहुंच जाते हैं। जी, आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम राधा है? जी हाँ। क्या मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर सकता हूँ? मेरी माँ नहीं है, केवल पिता है और वो बेड पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसके बाद लड़के के पिता रामलाल से बात करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा, ये कौन थे और आपसे क्या बात कर रहे थे? अरे खुशखबरी है बेटा, अब तुझे इस नरक में नहीं रहना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। अरे बेटा, वो भले आदमी अपने बेटे का रिश्ता तेरे लिए लेकर आए थे। उनका बेटा शहर में काम करता है और वहीं रहता है। अभी वो कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। अभी जब तू बाजार गई थी वो भी वहीं मौजूद था। तुझे देखते ही उसने एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये उसके पिता थे, लड़के की तरफ से शादी की बात करने आए थे। मैंने भी हाँ कर दी और ये देख, ये रही लड़के की तस्वीर। लड़के की फोटो देखकर राधा को भी लड़का पसंद आ जाता है। इसके बाद राधा उस लड़के से मिलना शुरू कर देती है। उस लड़के का नाम विजय होता है। राधा विजय को पूरा गांव घुमाती है और इन मुलाकातों में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर विजय राधा को शहर घुमाने के लिए कुछ दिन के लिए शहर ले आता है। वो दोनों शहर के सड़कों गलियों में घूम ही रहे होते हैं कि तभी एक दुकान के अंदर रखे लहंगे पर राधा की नजर जाती है। क्या बात है, लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर कितना बारीक काम हो रखा है। अगर तुम्हें ये लहंगा इतना पसंद है तो हम अंदर चलकर इसे खरीद लेते हैं। सच में आप मुझे ये लहंगा दिला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दोनों को अंदर आते देख सेल्समैन उनके पास आता है। राधा इशारा करते हुए उसकी कीमत पूछती है, जिस पर वो सेल्समैन कहता है, देखिए मैम, वैसे तो ये लहंगा 5 लाख का है, पर अभी हमारी डिस्काउंट सेल चल रही है, इसलिए आपको ये लहंगा 3 लाख तक मिल जाएगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर तो राधा और विजय के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, पर मैं तुम्हें इतना महंगा लहंगा नहीं दिला सकता। नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वैसे भी मुझे इतना महंगा लहंगा नहीं चाहिए, और अगर मुझे ऐसा लहंगा चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूंगी। मुझे लहंगा बनाना आता है।
ऐसा कहकर राधा मन मारकर दुकान से निकल जाती है और कुछ दिन में वापस गांव आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में अभी भी उस लहंगे की तस्वीर चल रही होती है। वो छत पर बैठकर आसमान की ओर देखकर उस लहंगे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे आसमान से कोई चीज तेजी से नीचे आती हुई दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो वो एक परी होती है। वो परी सीधा राधा के पास आती है और कहती है, तुम राधा हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं परी हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझे पता है और मैं परी लोक से धरती लोक पर सिर्फ तुमसे मिलने ही आई हूँ। पर वो किस लिए? राधा, कुछ दिनों में मेरी शादी है और मुझे एक बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए। जब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम बहुत ही अच्छा लहंगा सिलती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब कृपया करके मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा सिल दो। वो तो ठीक है, पर आप तो एक परी हैं। आप तो बहुत ही सुंदर सुंदर तरह के लहंगे प्रकट कर सकती हैं। राधा, ये जादुई लहंगे परीलोक में अब बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं। अब परीलोक में परियों को पृथ्वीलोक के हाथों से बने हुए लहंगे ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा परी को आश्वासन देती है और परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो दिन रात जाग कर परी की शादी के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा तैयार करती है। जब परी वापस पृथ्वीलोक पर आती है और अपने शादी के लहंगे को देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, सच में लोग झूठ नहीं कहते। तुम सच में बहुत ही सुंदर लहंगे सिलती हो। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर वही लहंगा प्रकट हो जाता है जो राधा ने शहर में देखा होता है। उस लहंगे को देखकर राधा हैरान रह जाती है। ये तो वही लहंगा है। हाँ, मैं जानती हूँ राधा, ये वही लहंगा है जो तुम्हें शहर में पसंद आया था, परंतु कीमत ज्यादा होने के कारण तुम इसे ले नहीं पाई। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता कर रखा है। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी शादी है, इसलिए मैं ये लहंगा तुम्हारे शादी के उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। तुम केवल इतने में ही खुश हो गई? मेरी आगे की बात तो सुनो। ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं रह गया है, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे को पहनकर सच्चे दिल से जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर परी राधा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। परी की बात पर राधा को विश्वास तो था, परंतु उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उस लहंगे को आजमाना चाहती थी। एक बार इस लहंगे को पहनकर कुछ इच्छा मांग कर देखती हूँ, अगर वो सच हो गई तो कमाल हो जाएगा। ऐसा कहकर राधा वो लहंगा पहन लेती है और अपने पिता के पास जाती है और कहती है, हे जादुई लहंगे, कभी किसी गरीब को ना मांगनी पड़े भीख, मेरे पिता को कर दो एकदम ठीक। राधा के इतना कहते ही राधा के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपने पिता को वापस से उनके पैरों पर चलता देख राधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है, मैं एकदम से ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। पिताजी, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। इसके बाद राधा रामलाल को सारी कहानी बताती है। राधा की ये बात सुनकर रामलाल भी बहुत खुश हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में राधा और रामलाल मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेते हैं। इसी बीच राधा की शादी का समय भी आ जाता है, क्योंकि अब उस जादुई लहंगे की वजह से राधा की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी। इसलिए राधा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। जब राधा विजय के घर आती है
तो विजय धीरे से राधा के कान में पूछता है। राधा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लहंगा तो वही है ना जो हमने उस शॉप पर देखा था, और वो बहुत ही महंगा था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही लहंगा है। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक लहंगे पर इतने पैसे खर्च नहीं करोगी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको सही समय आने पर बताऊंगी। इसके बाद राधा और विजय शादी की बाकी रस्में करने लग जाते हैं। तभी अचानक एक दिए से विजय के घर के पर्दे में आग लग जाती है और पर्दे से पूरे घर में आग लग जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। उस आग में किसी इंसान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, परंतु विजय का घर और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके माता पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने ये सब कुछ कितनी मेहनत से बनाया था, कितनी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया था, आज सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। शांत हो जा बेटा, ऐसे परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। अपने पूरे परिवार को इस चिंता में देखकर राधा भी दुखी हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो विजय से कहती है, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये लहंगा मेरे पास कहाँ से आया। ये लहंगा मुझे एक परी ने शादी के उपहार के रूप में दिया है, और ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। मैं इस लहंगे को पहनकर जो कहूँगी वो सच हो जाएगा। अब ये लहंगा ही हमारी मदद कर सकता है। पर वो कैसे? हे जादुई लहंगे, विजय का इस घर में लगा है मेहनत और पैसा, ये घर हो जाए पहले जैसा। राधा के इतना कहते ही विजय का घर पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं और राधा को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद विजय और राधा बहुत हंसी खुशी से शादी की बाकी रस्में पूरी करते हैं और उस दिन के बाद से राधा बड़े ही सुख से विजय के साथ रहने लग जाती है और उस जादुई लहंगे से न केवल अपनी बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करने लग जाती है।